हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। जो भारत का संविधान है वो स्टेट्स को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के रूप में बनाया गया है, जिसका झुकाव सेंटर की ओर ज़्यादा है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहने का मतलब यदि कोई स्टेट इंडिया से अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता है। एंड ओवर पास्ट 25 ईयर्स जो हमारा फेडरलिज्म है वो और दिन ब दिन स्ट्रांग हुआ है। बट नाउ डेज अभी बात करें फिस्कल फेडरलिज्म की, जो सेंटर और स्टेट के बीच मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको फिर से सोचा जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो लगातार चेंज होते जा रहा है। तो जो स्टेट का नीड्स है वो बदल चुका है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में। फिस्कल फेडरलिज्म होता क्या है, फिस्कल फेडरलिज्म को अचीव करने के लिए कौन कौन से टूल्स है, जो इंडिया का फिस्कल फेडरलिज्म है उसको फिर से रीथिंक करने का क्यों जरूरी है, और इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म को किस प्रकार से स्ट्रेंथन करेगा। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है, जो इंडियन पॉलिटी है वो एक एसेंशियल फीचर है जो कि फेडरल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। तो बताना है इनमें से कौन फेडरल कैरेक्टर है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस अगर सेफगार्ड हो तो फेडरल कैरेक्टर बोलेंगे, या फिर जो यूनियन लेजिस्लेचर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से चुन कर आता है। जो यूनियन कैबिनेट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो रीजनल पार्टी से बिलोंग करते हैं, या फिर जो फंडामेंटल राइट है वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हेड दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी इसका सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फिस्कल फेडरलिज्म की कि ये होता क्या है। फिस्कल फेडरलिज्म कहने का मतलब जो फाइनेंशियल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमारे कंट्री में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच डिवाइडेड है, तो उसको फिस्कल फेडरलिज्म कहेंगे। इसमें किस तरह का फंक्शन और सर्विसेज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो जानने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट का रेवेन्यू किस तरह से बढ़ाया जाए और हर एक स्टेट में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में किस प्रकार से शेयर किया जाए, और ट्रांसफ़र और ग्रांट को किस तरह से एलोकेट किया जाना चाहिए ताकि इफिशियंसी को और इक्विटी को इंश्योर किया जा सके। तो इस तरह के क्वेश्चंस फिस्कल फेडरलिज्म में देखने को मिलते हैं। अब चलिए समझते हैं फिस्कल फेडरलिज्म को अचीव करने के लिए कौन कौन से टूल्स। तो फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल असेसमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा टैक्सेशन का पावर और फंक्शन और इसके एक्सपेंडिचर को डिफाइन किया गया फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डिमार्केशन करता है। सेकेंड प्रोविजन का बात करें तो फाइनेंस कमीशन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में मेंशन। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करने का काम करता है कि जो टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के कितना कितना होगा, और फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये भी सजेस्ट किया कि उस स्टेट के पास फाइनेंशियल रिसोर्स कितने हैं, फिस्कल डिसिप्लिन को किस प्रकार से प्रमोट करना चाहिए, फिस्कल मैटर में किस प्रकार से स्टेबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए। ये सब फाइनेंस कमीशन का काम होता है। थर्ड बात करें तो जीएसटी काउंसिल। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सेंटर और स्टेट के मल्टीपल टैक्स को रिप्लेस करके जीएसटी को बनाया गया है, जिसमें डिफरेंट स्लैब्स देखने को मिलते हैं। इसको जीएसटी काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलते हैं, जिसमें 1/3 रिप्रेजेंटेटिव सेंटर से बिलोंग करते हैं और 2/3 स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ग्रांट्स इन एड सिस्टम। आर्टिकल 275 किसी स्पेसिफिक पर्पस और स्कीम्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करती है। इस ग्रांट इन एड सिस्टम का मेन एम है उस स्टेट्स में जो रिसोर्सेस है उसको सप्लीमेंट प्रोवाइड करना, और जो स्टेट्स के बीच में रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिलते हैं, जो डेवलपमेंटल गैप देखने को मिलता है, उसको एड्रेस करना। चलिए अब हम लोग समझते हैं इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म को रीथिंक करने का क्यों जरूरत है। फर्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट मीडिएटेड सिस्टम में शिफ्ट करना। मार्केट मीडिएटेड इकोनॉमिक सिस्टम के शिफ्ट से जो हमारा सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है वो शिफ्ट होकर के और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में काम करेगा, जिसमें मार्केट फोर्सेस सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। मार्केट फोर्सेस के द्वारा तय किया जाएगा कि कहाँ पे रिसोर्स का एलोकेशन करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करेगा। इससे स्टेट्स का इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ेगा और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। सेकेंड है जो 23rd और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ को इस्टेब्लिश करता है एज ए लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, जिसका मेन एम है लोकल गवर्नेंस को इन्हेंस करना
ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करना और जो हमारे डेवलपमेंट पॉलिसीज है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना। लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोकल बॉडीज़ को एडिक्वेट फंड ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिसके कारण से ये लोकल बॉडीज़ हमारे यहाँ अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोकल बॉडीज़ के लिए जो ग्रांट इन एड होता है उसको डिले किया जाता है, जिसके कारण फिजिकल ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी इफेक्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नीति आयोग, जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको 1 जनवरी 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस नीति आयोग के इंट्रोडक्शन से जो पहले हमारा प्लानिंग बनता था टॉप टू डाउन अप्रोच, उसको चेंज करके डाउन टू टॉप अप्रोच कर दिया गया है। कहने का मतलब कि अब ब्यूरोक्रेट्स प्लानिंग नहीं बनाएंगे, जो ऊपर में रहने वाले अधिकारी होते हैं उसके द्वारा प्लानिंग बनाया जाता था और लोगों पर इम्प्लीमेंट किया जाता था। लेकिन डाउन टू टॉप अप्रोच में लोगों को क्या चाहिए ये लोग खुद डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से प्लानिंग बनाया जाएगा। नीति आयोग का मेन रोल है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस देना, ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिल सके। तो अनलाइक प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग का सेंटर स्टेट ट्रांसफर में किसी भी प्रकार का दखल नहीं है, जो स्टेट को प्लानिंग ग्रांट्स के साथ साथ रिफॉर्म को सजेस्ट कर सके। फोर्थ प्रोविजन का बात करें तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, FRBM एक्ट 2003, इसको फिजिकल डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था बाय रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिसिट एंड मैनेजिंग पब्लिक डेब्ट। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में के लिए अप्लाई होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल अप्रोच को बढ़ावा मिल सके। हाउएवर FRBM के इम्प्लीमेंटेशन से कभी कभी चैलेंजेस देखने को मिल सकता है ग्रोथ ओरिएंटेड स्पेंडिंग और फिजिकल प्रूडेंस के बैलेंसिंग में। नेक्स्ट है GST एक्ट और काउंसिल को लेकर रीथिंक करना चाहिए। GST एक्ट को 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म लेकर आया। GST के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स वेब इनडायरेक्ट टैक्सेस था उसको बदलकर एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर को लाया गया, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प मिला। और इस पर जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलता था, तो टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट भी रिड्यूस हुआ। कैस्केडिंग इफेक्ट करने का मतलब टैक्स ऑन टैक्सेस, यदि कोई हम लोग सामान खरीदते तो उस पर 2 बार टैक्स लग जाता, तो GST आने से वो रिड्यूस हुआ, जिससे सामान सस्ता हुआ। लेकिन GST के इंट्रोडक्शन से जो स्टेट का टैक्स कलेक्शन पावर था वो घटा है। और कुछ स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर का यह भी कहना है कि जो GST काउंसिल का डिसीजन होता है वो पॉलिटिकल कंसंट्रेशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसमें इकोनॉमिक रैशनैलिटी का ख्याल नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ सेस एंड सरचार्जेस। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सेस और सरचार्ज लगाया जाता है। इससे डिविजिबल पोल का साइज इफेक्ट होता है, जिसके कारण जो स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फंड देखने को मिलता है वो इम्पैक्ट होता है, जिससे इम्बैलेंस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन देखने को मिलता है और इससे फिजिकल ऑटोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि GST कंपनसेशन सेस, यह हमेशा कंट्रोवर्सी का कारण बना हुआ रहता है और इनएडिक्वेट पेमेंट। नेक्स्ट इश्यूज का बात करें तो सेंट्रल लेजिस्लेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो कि स्टेट के ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन को इम्पोज किया जाता है। तो इससे भी जो हमारा फिजिकल फेडरलिज्म है उसको रीथिंक करने का जरूरत है। नेक्स्ट है इवॉल्व पॉलिटिकल डिस्कोर्स। देश की आज़ादी के बाद इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो किया, जिसके पॉलिटी के नेचर में, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में एक पैराडिम शिफ्ट देखने को मिला। वो समय के साथ चेंजेस देखने को मिला एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस जो इंडिया का पॉलिटिकल एरिना है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और डायनेमिक बन गया है, जो कि न्यू फिजिकल डायमेंशंस को खोलता है, जो कि फिजिकल फेडरलिज्म के लिए एक चैलेंज है और इसको भी रीथिंक करने का जरूरत है। अब चलिए समझते हैं फिजिकल फेडरलिज्म को इंडिया किस प्रकार से स्ट्रेंथन करता है। फर्स्ट है इक्विटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के बीच फंड ट्रांसफर होना चाहिए वो इक्विटी में होना चाहिए। जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस देखने को मिलता है उसको एड्रेस करने की जरूरत है और इसके लिए डिवॉल्यूएशन
फॉर्मूला को डिज़ाइन करने की आवश्यकता है ताकि रिसोर्स के एलोकेशन को बैलेंस किया जा सके। सेकेंड बात करें तो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट का यूज़ करना। सर्टेन डेवलपमेंटल टारगेट्स को अचीव करने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो कि स्टेट को रिवॉर्ड करेगा। जैसे कि यदि कोई स्टेट वहाँ के हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में, एजुकेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको इनकरेज करना चाहिए, उस स्टेट को ग्रांट्स एज ए रिवॉर्ड देना चाहिए। इससे इफेक्टिव गवर्नेंस इंश्योर हो सकेगा। थर्ड बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की तो आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल को फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है। जो डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट उसको रीडिफाइन करना चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, यदि हम लोग यूनियन लिस्ट का बात करें तो उसमें 97 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वहीं स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सेंटर के पास कितना ज़्यादा पावर, वो ज़्यादा सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की आवश्यकता है ताकि सेंटर और स्टेट के बीच जो कन्फ्यूजन है वो रिड्यूस हो सके और इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके। फोर्थ है लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना बाय प्रोवाइडिंग देम एडिक्वेट रिसोर्स, फंक्शन एंड ऑटोनॉमी। और इसके लिए क्लियर फ्रेमवर्क को क्रिएट करने की ज़रूरत है, खासकर फाइनेंस के मामले में, क्योंकि हमारे लोकल बॉडीज़ को स्टेट्स के डिस्क्रिशन के पावर रहता है कि वो उसको कितना फंड एलोकेट करें। तो इस तरह के चेंजेस से जो हमारा फिजिकल फेडरलिज्म है वो और ज़्यादा इन्हेंस होगा। फिफ्थ पॉइंट का बात करें तो यूनिफॉर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इफिशिएंट फिजिकल मैनेजमेंट में मेंटेन करने में हेल्प मिलेगा। सिक्स्थ है ऑफ बजटिंग बोरिंग को रिव्यू करने का ज़रूरत है। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजिशन होते हैं उसको इंश्योर करना है थ्रू एड्रेस द इशूज ऑफ बजट बोरोइंग। इससे जो हमारा हिडन लायबिलिटीज़ है वो कम होगा और फिजिकल मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सकेगा। सेवेंथ है कन्वर्जेंस ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटर। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर को यूज़ करके जैसे कि पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखकर फंड का एलोकेट करना चाहिए। इस तरह के अप्रोच से जो स्टेट है वो इकोनॉमिक डेवलप्ड होगा ही और उसके साथ साथ सिटीजन्स के वेलबींग में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एट्थ है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना, जो FRBM एक्ट में लिमिट लगाया है कि 3.3% से ज़्यादा जो लोन्स है वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती, इसको इंश्योर करना हो। नेक्स्ट है टैक्स पावर को डिवॉल्व करना। स्टेट को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए और ओवर टैक्सेशन में कंट्रोल मिलना चाहिए, जिससे स्टेट के पास एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो पाए जो कि वहाँ के लोकल इकोनॉमिक कंडीशन और प्रायोरिटीज़ को फुलफिल कर पाएंगे। 10th है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देना। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करके पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट और डिज़ाइन करना चाहिए ताकि पूरे नेशन को इसका फ़ायदा मिल सके। 11th है रेगुलर रिव्यू एंड डायलॉग। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच फिजिकल इश्यूज़ को लेकर डिस्कशन के लिए इसमें पॉलिसी चेंजेस को लेकर डिस्कशन या फिर और किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सके, इसको लेकर रेगुलर रिव्यू और डायलॉग को इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि जो हमारा फिजिकल फेडरलिज्म फ्रेमवर्क है वो इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इंडियन पॉलिटी में जो हमारा फेडरल कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सेफगार्ड करने से फेडरल कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।